with a new content topic for BA Part 3rd, that is संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम इसके पार्ट 1 को ले रहे हैं। पहले हम समझते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास है क्या। एक नवजात शिशु को अपने चारों ओर के वातावरण का कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि तब उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ क्षमताएँ इतनी अधिक विकसित नहीं होती हैं कि वह उसे समझ सके। जन्म के समय वह नितांत असहाय दशा में होता है तथा जिस करवट लिटा दिया जाए उसी करवट पड़ा रहता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी शारीरिक व मानसिक क्रियाएं सशक्त होने लगती हैं। वैसे वैसे आसपास के वातावरण को जानने लगता है। इसे विभिन्न चीज़ों के बारे में ज्ञान होने लगता है। अब वह अच्छा बुरा, गर्म ठंडा, डांट प्यार आदि के अंतर को समझने लगता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी संज्ञानात्मक विकास की क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उद्दीपकों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद चखकर, छूकर अथवा अनुभूति द्वारा समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे इन प्रयासों के द्वारा उसे विभिन्न उद्दीपकों का बोध हो जाता है। वह उन उद्दीपकों से संबंधित ज्ञान को सीख जाता है। ज्ञान बढ़ने से उसकी रुचि वातावरण को जानने व समझने में बढ़ती है, क्योंकि अब वातावरण उसके लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास उसका होने लगता है। यह एक ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसमें चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण आदि शामिल हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञानात्मक विकास आंतरिक क्रियाएं हैं जिसका सीधा संबंध मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान से है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान में विकास से ही बालक के संज्ञान यानी ज्ञान में विकास होता है। इसे ज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। अतः संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्रियाएं हैं। अब हम ये है क्या जो संज्ञानात्मक विकास की कुछ परिभाषाओं के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। What is cognitive development? Cognitive development is the capacity of function with understanding, effectiveness and facility in relation to the external environment. संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधाओं के साथ कार्य करने की क्षमता है। Cognition refers to the inner process and products of the mind that leads to knowing. यह एक मानसिक क्रिया है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। It includes all mental activities, attending, remembering, symbolizing, categorizing, planning, reasoning, problem solving, creating and fantasizing. संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अमूर्तकरण, अंतःकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, संकेतीकरण, वर्गीकरण आदि क्रियाएं सन्निहित होती हैं। ये सभी क्रियाएं आंतरिक, मानसिक व अव्यक्त होती हैं, जो मस्तिष्क में स्वतः ही चलती रहती हैं। वह वातावरणीय उद्दीपकों यानी स्टिमुलस जो होते हैं उनकी तथा उसकी प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहारों के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सभी बालकों में संज्ञानात्मक विकास एक जैसा होता है या भिन्नताएं होते हैं? किस दर से होती है, किस गति से होती है? इस पर क्या सभी बाह्य घटकों का प्रभाव पड़ता है या नहीं? तो या ये अवस्थाओं में चलती है? किस पड़ाव पर अधिक होती है, किस पड़ाव पर कम होती है? इन सबको जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, इसे हम पहले जीन पियाजे की थ्योरी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। स्विस संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन काल में बालकों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन 50 वर्षों तक किया। उन्होंने लगभग 32 पुस्तकें लिखी। वे वैसे तो जूलॉजी में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त थे, परंतु उनका कार्यक्षेत्र संज्ञानात्मक विकास पर ही ज़्यादा रहा। पियाजे का मानना है कि बालक को जन्म से ही संज्ञान के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु जैसे जैसे वह वातावरण के संपर्क में आता है वह वातावरण में उपस्थित विभिन्न चीज़ों के बारे में प्रत्यक्षीकरण करता है, और जैसे जैसे उसमें क्रियात्मक विकास होता जाता है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है।
बालकों की रुचि वातावरण को समझने व जानने के प्रति अधिक होती है। बालक स्वयं एक खोजी प्रवृत्ति का होता है, अतः वह अपने अनुभव एवं प्रयास से विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। परंपरागत सिद्धांतों के अनुसार मानव विकास जो है उसमें 3 पहलू होते हैं। जैविक परिपक्वता यानी उसमें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होना ज़रूरी है। भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, जब व्यक्ति किसी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, यानी जब वो समाज के लोगों के साथ, समाज के व्यवहारों के साथ अपना इंटरेक्शन करता है तब भी उसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं और उसी से उसका विकास होता चला जाता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन के संबंध में पियाजे ने कुछ विचार थे। उसमें उन्होंने पाया कि ये तीनों जो सिद्धांत है उनमें संतुलीकरण का एक नया सिद्धांत जोड़ा है। संतुलीकरण ही विकास के अन्य 3 सिद्धांतों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। पियाजे के अनुसार संतुलीकरण एक स्वचालित उन्नतोन्मुखी प्रक्रिया है जो कदम दर कदम आगे बढ़ती हुई व्यक्ति को विकास की ओर अग्रसर करती है। उनका मानना था कि संतुलीकरण जो है कुछ प्रत्ययों से को स्पष्ट करने से उनके बारे में पता चलता है। अब ये संतुलीकरण क्या है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके पहले हमें कुछ प्रत्ययों को देखना पड़ेगा जो पियाजे के अनुसार थे। इसमें पहला जो प्रत्यय है वो है युक्ति यानी तरतीब, जिसे स्कीम्स भी बोला जाता है। पियाजे का पहला एवं प्रमुख प्रत्यय युक्ति है, जिसे उन्होंने स्कीम्स का नाम दिया। कुछ लेखकों ने स्कीम्स को मंतव्य भी कहा है। स्कीम्स का डिक्शनरी मीनिंग होता है सिस्टम, एक पद्धति, एक प्लान, कुछ करने की योजना। स्कीम का अर्थ है व्यवस्था, उपाय, प्रयोग, युक्ति, तरतीब आदि। पियाजे के अनुसार व्यक्ति में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अथवा अनुभव के संगठित तरीके जो उम्र के साथ परिवर्तित होते रहते हैं उसे युक्ति कहते हैं। युक्ति वे व्यवहार प्रतिमान हैं जिसे बालक और प्रौढ़ बाह्य वस्तुओं के साथ अपने कार्यों को संपन्न करने में करते हैं। ये व्यवहार प्रतिमान सरल भी हो सकते हैं और जटिल भी, जैसे बहुत पास में रखी किसी हल्की वस्तु को उठाना, बिस्तर झाड़ना, कपड़ों को समेटना, खिलौनों को उठाकर कार्टून में रखना आदि सरल क्रियाएं हैं, जबकि गणित एवं विज्ञान के प्रश्नों को सुलझाना, अंग्रेजी के प्रसंगों की व्याख्या करना, व्याकरण सीखना आदि जटिल क्रियाएं। युक्ति यानी स्कीम्स का वर्गीकरण व्यवहारिक एवं ज्ञानात्मक दोनों ही रूपों में हो सकता है, जैसे 3 पहिए वाली साइकिल चलाना, वस्तुओं को पकड़ना, फेंकना, नृत्य करना, ये व्यवहारिक प्रतिमान है, किसी भी चीज़ को सीखने की स्कीम्स हैं। वहीं गणित के कठिन समस्याओं का सुलझाना, कहानी या कविता की रचना करना, पहेलियों को बूझना, तर्क करना, ये ज्ञानात्मक प्रतिमान है जो युक्ति के प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रत्यय आता है मानसिक प्रकाशन, जिसे मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहा गया है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि छोटे बच्चे किसी क्रिया को करने से पूर्व मन ही मन कुछ सोचते हैं। पियाजे के अनुसार उनके सोचने की यह क्रिया सेंसरी मोटर स्टेज और मेंटल रिप्रेजेंटेशन में परिवर्तन की अवस्था है। इस क्रिया में बालक के संज्ञान का विकास होता है। परिणाम स्वरूप बालकों में बाह्य संसार के प्रति संज्ञान का विकास होता है। यही क्रिया मेंटल रिप्रेजेंटेशन या इंटरनल डिपिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है, जिसमें मस्तिष्क अति तीव्रता एवं चतुराई से चीज़ों को समझ लेता है तथा ये जो चीज़ें हैं उनकी सूचनाओं का आंतरिक चित्र खींचना और सूचनाओं से संबंधित वर्णन होता है। यह क्रिया मस्तिष्क में स्वतः ही चलती रहती है। व्यक्ति के सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली मानसिक प्रकाशन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इमेज और एक होता है प्रत्यय का निर्माण करना। इमेज जो प्रतिबिंब होती है उसे इमेज कहते हैं, इसे प्रतिछाया भी कहते हैं। यह किसी वस्तु, व्यक्ति या संस्थान से संबंधित होता है जिसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। यदि बालक अपनी पेंसिल कॉपी कहीं रखकर भूल जाता है तो वह उसे अपनी इमेज रिप्रेजेंटेशन के कारण ही विभिन्न स्थानों पर ढूंढता है, उसे पा लेता है। इसी प्रकार बालक अपने प्रिय शिक्षक या साथी का अनुकरण भी मेंटल इमेज के कारण ही करता है। वह उन्हें अपना आदर्श मानता है और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के तरह व्यवहार करना सीख जाता है। फिर आता है प्रत्यय यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन। प्रत्यय से आशय गुणों के उस सेट से है जो कि एक स्कीमेटा यानी प्रतिमा या संकेत के समूह में होता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त।
जब किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ का प्रत्यक्ष बोध होता है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखकर, छूकर, सूंघकर आदि स्वाद चखकर अनुभव करते हैं, उसे मूर्त प्रत्यय कहा जाता है। यानी वो हमारे सामने होता है, जैसे गिलास, कप, रोटी, पानी, दादी माँ, रसोई, खिलौने आदि। इसी तरह जब विचारों का बोध होता है तो वे अमूर्त प्रत्यय कहलाते हैं। इनके बारे में केवल मस्तिष्क में ही तरह तरह के विचार या भाव उत्पन्न होते हैं, जिन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, स्पर्श भी नहीं कर सकते हम इन्हें, जैसे अच्छा, बुरा, गंदा, साफ, खुशी, गम, ईमानदार, बेईमान आदि। ये अमूर्त प्रत्यय कहे जाते हैं। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन में हमने इमेज के बारे में, कंसेप्ट फॉर्मेशन के बारे में, मूर्त और अमूर्त प्रत्ययों के बारे में जाना। अब आता है अडेप्टेशन, जिसे अनुकूलन कहा गया है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बालक बिना किसी उद्देश्य के व बिना थके हुए किसी क्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटिशन करते हैं। जैसे एक 6 माह का शिशु बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपना हाथ पैर पटकता है, एक 12 माह का शिशु गेंद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकता है, लुढ़काता रहता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में इस क्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और इसे ही अनुकूलन या अंतर्ग्रहण या अडेप्टेशन का नाम दिया है। पियाजे के अनुसार अनुकूलता के अंतर्गत जो युक्ति बनती है, जो स्कीम्स बनती है, जो वातावरण से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। अनुकूलता जो है वो वातावरण के साथ इंटरेक्शन के कारण ही आ पाती है। फिर आता है नेक्स्ट, जो उसमें प्रत्यय आता है वो आता है एसिमिलेशन, जिसे आत्मसातीकरण भी कहा जाता है। आत्मसातीकरण का अर्थ है सदृश करना। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार आत्मसातीकरण प्राणियों को, यानी एसिमिलेशन, प्राणियों को विकसित तथा विकासशील संरचनाओं में बाह्य तत्वों को समन्वित हो जाने की प्रक्रिया है। बालक वर्तमान युक्ति का प्रयोग बाह्य संसार को समझने, जानने, उसकी व्याख्या करने में आदि में लगाता है। यानी एसिमिलेशन का मतलब होता है उसके पास पहले से ही किसी चीज़ का विचार है और अब उसे कोई नई चीज़ दिखती है जो बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है, तो वो अपने उन्हीं विचारों को यूज़ करके उस नई वाली चीज़ को भी वही नाम से पुकारने की कोशिश करता है। इसी को एसिमिलेशन यानी आत्मसात्मीकरण कहा जाता है। जैसे जब एक 4 से 5 वर्ष का बालक चिड़ियाघर जाता है तो वहाँ वह कोयल को देखता है, तो वह उसे झट से कौवा कहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोयल का रंग, रूप, आकार सभी कुछ कौवा से मिलता जुलता है और इस आधार पर वह उसे काला कौवा कहता है, क्योंकि यह उस विचार उसके मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है। परंतु जब उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि यह कौवा नहीं कोयल है, यह बागों में रहती है और मीठा गाती है, जिसे सुनकर वह आनंदित हो जाता है। इसका संपूर्ण शरीर भी काला होता है। तब बालक कौवा और कोयल में अंतर पहचानता है, उसमें भेद करना सीखता है। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मसात्मीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना से वर्तमान युक्ति को सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। एक वस्तु या विचार का किसी नई वस्तु या विचारों के साथ मिल जाना या समावेश हो जाना, यानी आत्मसात्मीकरण कर लेना ही एसिमिलेशन कहलाता है। अर्थात पुराने विचारों या आदतों को नवीन विचारों के साथ प्रयुक्त करना तथा घटनाओं का वर्तमान विचारों के साथ एक अभिन्न भाग के रूप में देखना। पियाजे ने इसी को ही प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय कहा है। ऐसे ही यदि कोई एक उदाहरण के और भी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी बालक को घुमाने के लिए ज़ू लेके गए, वहाँ पर वो ऊँट को देखा है, लेकिन वहाँ पर वह ऊँट को देखता है, उससे पहले कभी बालक ने ऊँट नहीं देखा है, घोड़ा देखा हुआ होता है, तो वह ऊँट को घोड़ा कह देता है। इतना बड़ा घोड़ा, इतनी लंबी इसकी गर्दन, पीठ, कुबड़ आदि आदि। अतः वह वर्तमान युक्ति का आत्मसात्मीकरण इस नवीन पशु ऊँट के साथ करता है। इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। अब आता है कि व्यवस्थापन क्या है, अकोमोडेशन क्या है। जैसे जैसे बालकों की बुद्धि एवं ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे उसके सोचने, समझने, तर्क करने आदि क्रियाओं में अंतर आता है। बुद्धि व ज्ञान के कारण ही बालक बदलते वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करना सीखता है। व्यवस्थापन से तात्पर्य वर्तमान युक्ति में बदलाव लाना, ताकि नवीन वस्तु घटनाओं को सम्मिलित किया जा सके, वातावरण के साथ अच्छा समायोजन स्थापित किया जा सके।
दूसरे शब्दों में अपने विचारों एवं क्रियाओं को नए विचारों एवं घटनाओं के साथ तालमेल बिठाना ही व्यवस्थापन है। जैसा हमने पहले लिया, जब बालक पहली बार जू गया तो उसने ऊँट को देखा, तो उसने पहले उसे घोड़ा कहा, कुबड़ वाला घोड़ा। लेकिन जब उसे बताया गया कि यह ऊँट है, कैमल है, तो वह इस अंतर को पहचानने लग गया। कैमल की कई विशेषताओं को मस्तिष्क में धारण करता है तथा उन्हें स्मरण करता है, जैसे ऊँट में कुबड़ होना, गद्देदार पाँव होना, लंबी गर्दन होना आदि। ये सब चीज़ें घोड़े में नहीं पाती जाती। अतः बालक पुरानी युक्ति के साथ नवीन विचारों का तालमेल बिठाता है और ऊँट को पहचानना सीखता है। इसी प्रकार जब छोटे बालक विभिन्न प्रकार के खिलौनों को ज़मीन पर फेंकता है, तो फेंकने के साथ उसके निकलने वाली आवाज़ में भिन्नता के कारण उसको पहचानना सीख जाता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो ये स्थिति और उससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। अब आता है समतोलन यानी इक्विलिब्रियम। जीन पियाजे के अनुसार आत्मसात्मीकरण एसिमुलेशन तथा व्यवस्थापन, जिसे अकोमोडेशन प्रक्रिया कहते हैं, के बीच संतुलन में परिवर्तन फेरबदल होता रहता है। जब बालक अपने पुराने युक्ति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो वे व्यवस्थापन की अपेक्षा आत्मसात्मीकरण की क्रिया अधिक करते हैं। इसी को पियाजे ने संज्ञानात्मक संतुलन कहा है। यह अवस्था अधिक सुखद एवं आरामदायक होती है, परंतु जब बालकों में संज्ञानात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है तब बालक नई चीज़ों या घटनाओं के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। अतः असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे पियाजे ने संज्ञानात्मक असंतुलन कहा है। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि नवीन वस्तुएं, घटनाएं उनके पुराने विचारों में मेल नहीं खाते हैं, तब उनका विचार आत्मसात्मीकरण से व्यवस्थापन की ओर जाता है। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बालक नवीन घटनाओं, सूचनाओं के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में बालक असंतुलन को कम करने की चेष्टा करता है। इस कारण वह अपना ध्यान उन उत्तेजकों पर केंद्रित करने लगता है जिसके कारण यह असंतुलन पैदा हुआ। अतः स्पष्ट है कि इसके लिए बालक या तो नवीन युक्ति को अपनाता है या पुरानी युक्ति में ही सीमा तक परिवर्तन लाता है, जब तक कि असंतुलन की स्थिति दूर नहीं हो जाती। संतुलन लाने की यह क्रिया ही समतोलन यानी इक्विलिब्रियम कहलाती है, और इसी के द्वारा बच्चा जो है नवीन विचार को अपना लेता है। समतोलन का बिगड़ना बालकों के विकास के लिए नवीन अवसर प्रदान करता है और उससे उसकी मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। लास्ट आता है इसमें संगठन। युक्ति में परिवर्तन संगठन के द्वारा भी होता है। संगठन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध वातावरण से नहीं हो रहता है। एक बार जब बालक नवीन युक्ति बना लेता है तो उसे वह मन ही मन मस्तिष्क में पुनर्व्यवस्थित करता है और उसे दूसरी युक्ति के साथ जोड़ता है। इस प्रकार अंतर संबंधित ज्ञानात्मक प्रणाली की रचना करता है। अतः युक्ति समतोलन की सही अवस्था में पहुंच जाता है और तब व्यक्ति अपने नवीन बदलते वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। उदाहरण स्वरूप बालक नज़दीक, दूर, अच्छा बुरा, फेंकना, गिरना, ईमानदार, बेईमान आदि में एक संबंध स्थापित कर लेता है और इनके संबंध में उसे ज्ञान बोध हो जाता है कि कुछ अच्छा अलग चीज़ होती है और बुरा अलग। तो ऐसे उसके प्रत्यय बनने लगते हैं और वह मानसिक दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है। तो ये थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो पियाजे की थी, उसमें कुछ प्रत्ययों के बारे में हमने जानने की कोशिश की, जो कि युक्ति, मानसिक प्रकाशन, मूर्त अमूर्त, अनुकूलनता, आत्मसात्मीकरण, व्यवस्थापन, समतोलन और संगठन, इन सब के बारे में अभी हमने जाना और समझा। इसी के साथ यह ई कंटेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है, इसमें हमने इस आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।